ठीक है। देखो यहाँ से जो काम आगे बढ़ेगा, जो लर्नामिक्स वाला जो पार्ट है, ज्ञान आकर्षण वाला, उसमें क्या हम करना चाहते हैं। ठीक है। हाउ टू रीड, पढ़ते कैसे हैं। इसमें जो एक प्रिंसिपल हम बताना चाहते हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस वाला। हम्म, ठीक है। पढ़ के क्या पार्ट्स निकालना है? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में कैसे तुम्हारा सिर्फ नेक्सस में नाउन और एडजेक्टिव, नाउन के साथ एडजेक्टिव और वर्ब के साथ, क्या होता है वर्ब का, क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ब, क्रिया वर्ब, विशेषण एडवर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब। ठीक है। बेसिकली जो मीनिंग है वो इसी से निकलता है। ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो वर्ड्स है, कंजंक्शन है, इंटरजंक्शन है, एक्सक्लेमेशन है और क्या बचा, प्रोनाउन। तो ये सारा बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन की, प्रोनाउन कब आता है, जब नाउन नहीं आता है तब प्रोनाउन आता है। इंटरजेक्शन कैसा शब्द है जो दो शब्द को या वाक्य को जोड़ता है। एंड कंजंक्शन वो काम करता है। फिर एक्सक्लेमेशन, हे हो, हेलो, वो हो जाता है। तो वो बेसिकली कोई मीनिंग नहीं देता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जो 8 पार्ट में है, ठीक है, उसका बेसिकली 4 पार्ट इंपॉर्टेंट है और हर किताब में इस 4 का रिलेशन अलग अलग होता है। एक ही टॉपिक पे 4 के रिलेशन में अंतर पड़ता है। एक सब्जेक्ट मैटर को एक पर्टिकुलर टाइप का नाउन वर्ब का, जैसे अब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही इररेलेवेंट एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या होता है। जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में नाउन क्या हो जाता है, वहां पर H2O एक नाउन है, वहां नाम कार्बन एक नाउन है, हाइड, वहां ये सब एक्टर हो जाता है। अब ये सब गेम खेल रहा है। ठीक है। जैसे बेंजीन रिंग में जो सांप सीढ़ी वाला कहानी के सपना में आया था कि बेंजीन रिंग ऐसे ऐसे होता है, वो सब क्या है, एक तो कल्पना ही है। और उस कल्पना को हम क्योंकि एविडेंस दे सकते हैं तो साइंस बन जाता है। जो एविडेंस नहीं होता है वो साहित्य में रह जाता है। और साहित्य से जो विगत कहानियां होती है जो उठ के आती है वो इतिहास में चली जाती है। तो ऐसा कोई बहुत मूलभूत अंतर नहीं है जब हम किसी डिसिप्लिन से किसी और डिसिप्लिन को पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ने का तरीका जानना चाहिए। ठीक है। कि उस समय उस नाउन का कितना रिलेशन है। जैसे हाइड्रोजन का क्या रिलेशन है ऑक्सीजन के साथ। अब दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिलेशन अगर 2 प्रपोर्शन हाइड्रोजन और 1 प्रपोर्शन ऑक्सीजन का हो जाएगा तो पानी बन जाएगा, H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को समझने के लिए हमको नाउन, नाउन करता क्या है, क्योंकि अगर कोई करता है तो कोई क्रिया होगी। ठीक है। तो क्रिया जो है, अब दोनों को समझाने के लिए विशेषण का उपयोग होता है या क्रिया विशेषण का उपयोग। तो अगर बेसिकली तुम ये रिलेशनशिप समझते हो तो मैटर नहीं करता है कि तुम वो रट्टा मारो। ठीक है। रट्टा मारने वाला जो चीज होता है, आदमी ईज वीज सब रट लेता है। तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है एग्जाम निकालने के लिए वो कहीं से बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि उस टेक्स्ट का की मेमोरी उसके प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं से उसको ये नहीं करती। कंसेप्ट जो होते हैं वो एक न्यूक्लियस होता है। हर कंसेप्ट एक न्यूक्लियस है जो दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है। इसीलिए जबकि मोनेडोलॉजी जो है तुम्हारा वो सिद्धांत जो आता है वेस्टर्न फिलॉसफी में जो लाइबनिज ने दिया, भले ही वो इररिलेवेंट हो पर बहुत चीजें वो अलग ढंग से समझा रहा हो। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ फिलॉसफी बहुत कुछ समझाती है, जरूरी नहीं है कि वो, तो एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कि हाउ टू रीड, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पे हम लोग बात कर लेंगे। दूसरा होता है अब व्हाई टू रीड।
पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना है। अगर ये वाई तुम्हारे पास सही नहीं है तो तुम पढ़ करके उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्योंकि अगर पढ़ पढ़ करके तुम आईएएस बन भी गए तब भी देश तो नहीं ना बचा। आज जो देश की हालत है जिस तरह से, मतलब अब एक आईएएस अधिकारी डॉक्टर के ग्रुप को बोलता है कि कान पकड़ के मुर्गा बन जाओ, तो सोचो कि इस देश में शिक्षा की क्या हालत है। मतलब अरसों पुरानी सभ्यता है, जो कान मुर्गा बनना है वो सब अभी डीएम डॉक्टर से करा रहा है। तो ये कहीं से कोई बहुत सभ्य डीएम तो नहीं है। ये पढ़ लिख के तो यूपीएससी पास करके गया होगा ना, डीएम बना है तो यूपीएससी पढ़ के अगर उसको यही आता है तो क्या ही आता है। ठीक है, तो एक वाई बहुत नेसेसरी है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। अदरवाइज जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पढ़ाई के साथ, स्टूडेंट सुसाइड के साथ, वरना तुम सुसाइड कर लो। कंपटीशन नहीं निकला, ये नहीं हुआ, पढ़ते क्यों है, काहे पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। मतलब नहीं है हमको कि भाई मेरा लिखा कोई पढ़े कि नहीं पढ़े। हमको जब तक हम जिंदा है हमको अपना एक्सप्रेशन देना है। हम और सब कोई कर रहा है। बेसिकली हम कोई अलग काम नहीं कर रहे। 24 घंटा तुम एक एक्सप्रेशन को लेकर के घूम रही हो, अपने चेहरे पर, अपने हाव भाव में, सब लेकर घूम रहा है। तो उस एक्सप्रेशन को बेहतर करना, जीवन के पक्ष में करना, यही लाइफ इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो एक वाई टू रीड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कई सारा चीज है कि किताब को जब उठाएं तो कैसे पढ़ें, कि फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में के बाद तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सेकंड रीडिंग के बाद क्या हो, किस तरह से अब ये जो रिलेशनशिप फॉर्म होता है, ये अब ये सब चीज जब तुम एनसीईआरटी किताब पढ़ना शुरू करोगी, तुम जब बनाना शुरू करोगे, यही इसीलिए कह रहे कि ये करना पहले जरूरी है। ठीक है, ये हम समझा देना चाहते हैं कि कैसे तुमको करना है। ठीक है, इसके बाद जब तुम करोगी तो तुम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, तुम रिलेशन खोज रहे होगा, फिर हम भी रिलेशन खोज रहे हो। और हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी में मत पढ़ो। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ना जरूरी है, और होगा तो हम भी हिंदी में पढ़ेंगे, तुम भी अंग्रेजी में पढ़ना, और फिर दोनों मिल करके काम करेंगे। हड़बड़ी हमको एकदम नहीं। देश तो डूबा हुआ ही है, हम क्या ही कर लेंगे, हम होते कौन है कुछ करने वाले। तो हमारा काम जो है हम उस पर एकदम धीरे 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 उसको विकसित करते हुए एकदम बेहतरीन कर दें, कि दुनिया जब पढ़ने बैठे तो उसको पता रहे कि साला पढ़ का है। ठीक है, तो इसके लिए अब पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो क्या होता है। सिंपल सा रीजन है नॉलेज। हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं और कोई कारण नहीं। ठीक है, अब ये ज्ञान क्या है। अब ये ज्ञान ये भी हो सकता, ज्ञान को जब इसमें बात करते हैं तुम्हारा इंडियन एपिस्टेमोलॉजी में, तो ज्ञान की का 6 प्रकार बताया जाता है, कि 6 तरह से 6 प्रमाण बताया जा सकता है, प्रकार नहीं प्रमाण, कि इसमें से कोई एक तरह का प्रमाण होगा तो हम उसको ज्ञान मान सकते हैं, अन्यथा वो अप्रमा की कैटेगरी में जाएगा। तो प्रमा में कौन कौन सा आता है। प्रमा में आता है, सबसे पहले आएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब है जो सामने देख रहे हैं, वो जो दिख रहा है। जो भी इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव हो रहा है उसको हम सत्य मान सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है, व्यक्तिनिष्ठ। वो व्यक्तिनिष्ठ ही होगा। प्रत्यक्ष में गुंजाइश ही नहीं है कि हम जिस चीज के प्रत्यक्ष है उस चीज के प्रत्यक्ष तुम भी हो। हम लोग एक ही चीज देख रहे हो, यहां एक माइक रखा हुआ है लेकिन सेम नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम ये समझो कि मान लो ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाता है, तुम कमरे से बाहर चली जाओगी, हम कमरे में अगर रहेंगे तो ये माइक मेरे लिए प्रत्यक्ष रहेगा, पर तुम बाहर जाने के बाद ये नहीं कह सकती हो कि ये माइक वहां है।
तुम था में कह सकती हो, क्योंकि अब वहां है या नहीं है इस बात को तुम नहीं जान सकती। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का पहला शर्त ही यही है कि वो व्यक्तिनिष्ठ होगा, उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं खोजी जा सकती। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान हमको किताबों में नहीं मिल सकता। किताबों से जो प्रत्यक्ष हमको मिलेगा उससे हम अनुमान लगाते हैं। तो दूसरा ज्ञान का तरीका क्या आता है? अनुमान। ठीक है बेटा, दूसरा ज्ञान का तरीका क्या है? क्या है? अनुमान। ठीक है, ये उसको लिया। अच्छा, थोड़ा सा इधर हो गया इसीलिए नहीं। बोलो अनुमान। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, बाद में करना। ठीक है, अब अनुमान हो गया। ठीक है, अनुमान भी लग गया। अब इंडियन फिलॉसफी जो है अनुमान को दो में बांटती है, एक स्वतः अनुमान, एक प्रार्थ अनुमान। प्रार्थ अनुमान, ठीक है, एक अनुमान जो हम खुद के लिए लगाते हैं, एक अनुमान हम जो समझाने के लिए लगाते हैं, हमको दूसरे को जब बताना है। तो यहां पर इंडियन फिलॉसफी दो में बढ़ जाती है। स्वतः के लिए थ्री साइलोजिज्म वाला जो कंसेप्ट है, जो वेस्टर्न लॉजिक में लगभग कॉमन है, वो आता है। और प्रार्थ में 5 लेवल ऑफ साइलोजिज्म का प्रयोग होता है। हम 5 के, क्योंकि उसमें उदाहरण जुड़ जाता है। स्वार्थ में, अब इसमें मतलब इसको भी अब एक्सप्लेन करेंगे तो आगे आएगा। ठीक है, अब जब प्रार्थ अनुमान है, क्योंकि अपना जो हम अनुमान लगाए, जैसे पर्वत पे धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। जैसे कि रसोई में आग है, वहां धुआं था, इसीलिए पर्वत पर आग होगी। ठीक है, ये अनुमान है। लेकिन जैसे ही हम इसको बोलेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं होगा ना। प्रत्यक्ष तो अनुमान लगा रहे हैं ना। नहीं, अनुमान का आदान प्रदान हो रहा है। प्रार्थ अनुमान में अनुमान का आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है, तब ज्ञान बन रहा है। तो अनुमान के आदान प्रदान के लिए क्या लगता है? शब्द लगते हैं, अभिव्यक्ति लगती है। वहां वहां पर तर्क आता है। अनुमान की स्थापना में तर्क शास्त्र या लॉजिक का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज लॉजिक इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, मतलब तर्क से हमको कभी ज्ञान नहीं मिल सकता है। तर्क लगा रहे हैं। तर्क का इस्तेमाल होता है अनुमान के आदान प्रदान। माध्यम क्या बनता है? तो बनता है वो शब्द जो होता है हमारा अगला ज्ञान का। अब शब्द में दो तरह का शब्द की चर्चा होती है, पौरुषीय और अपौरुषीय। उसके बाद दो तरह, आप्त वचन, और एक और क्या होता है मैं भूल गया, जो भी है। तो शब्द जो है बेसिकली इस ये अपने आप में स्वतः प्रमाण माना जाता है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास शब्द है, अब शब्द जब भी आएगा तो वो दो फॉर्म में आएगा। ठीक है, एक तो श्रुति हुआ जो बात से हो रहा है, और दूसरा जो लिपि है उसके माध्यम से हो रहा है। मतलब हम कुछ लिखे हैं, तुम बोलकर पढ़ लिख रही हो। के। शब्द का आदान प्रदान दो माध्यम से होता है। तो शब्द में शब्द के आदान प्रदान के लिए तर्क लगता है। ठीक है, शब्द को गढ़ने के लिए व्याकरण लगता है। तो ये सारा जो टूल्स है, लैंग्वेज इज द टूल फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इटसेल्फ इज नॉट कम्युनिकेशन। ठीक, हम शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है उपमान। उपमान और अनुमान में ज्यादा का अंतर नहीं है। उपमान और अनुमान में अंतर ये है कि हम उपमान में तुलनात्मक अनुमान लगाते हैं। तुलना करके। हाँ, जैसे इसका जो एकदम जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर दो आदमी है और एक आदमी जो है वो जंगल जाने वाला है, तो दूसरा आदमी उससे कहता है कि जंगल में अगर तुमको कोई गाय जैसा जानवर दिखा तो वो नील गाय होगी। ठीक है, तब वो तुलना जब करके जंगल जाता है और गाय को देखता है तो वो उसको सिर्फ गाय नहीं समझता है, उसको वो नील गाय समझता है। ठीक है, तो ये उपमान से मिला ज्ञान। ठीक है, अगला होता है अर्थापत्ति।
ठीक है। अर्थापत्ति को अंग्रेजी में पोस्टुलेशन कहते हैं। सिंपलेस्ट परिभाषा में इसको समझाया जाए तो लेट देयर बी एक्स। अलजेब्रा की जो शुरुआत होती है वो एक्स से होती है, ठीक है। तो अर्थापत्ति का ज्ञान है कि हम जो मान ले वो मेरा ज्ञान है। फिर से वही चीज है कि जैसे कि ये ज्ञान वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ये ज्ञान वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ये ज्ञान वस्तुनिष्ठ हो सकता है। वैसे तो ज्ञान अपने आप में ही व्यक्तिनिष्ठ भावना है, लेकिन प्रत्यक्ष का आदान प्रदान नहीं हो सकता, अर्थापत्ति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। इस ज्ञान को हम बांट नहीं सकते। इस ज्ञान को जब भी हम बांटने की कोशिश करेंगे वो रास्ता अनुमान और शब्द के माध्यम से होगा। अनुमान और शब्द में का काम ही यही है कि वो जैसे शुरुआत जब होता है, जब नॉलेज थ्योरी शुरू होती है इंडिया में, तो चारवाक बोलता है कि भैया और कोई ज्ञान ही नहीं है, जो प्रत्यक्ष है वो ज्ञान है। उसका सीधा सा बोलेगा घी पियो मस्त रहो, कर्जा लो घी पियो। बड़ा अच्छा सा उसका लाइन है, क्या है, क्या जो भी हो, घृतम पिबेत ऋणम ऋणम घृतेत घृतम पिबेत। बाबू मस्त है, क्या क्या है बाबू, देख तो यार इंटरनेट भी तो तुम्हारे में काम कर रहा हुआ है ना। 17 ही मिनट हो गया ना, ठीक है खड़ा। हाँ, यवत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुखी रहो, ऋण लो और घी पियो। ठीक। तो वो बोला भाई प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान फनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्या क्या कर कर रही है भाई? अरे रुको, अभी काम कर रहे हैं, अभी जाओ खेलो, काम कर रहे हो, 10 मिनट बाद। ठीक है। तो वो बोला खाली प्रत्यक्ष ज्ञान है इसीलिए कोई फायदा नहीं है अनुमान अनुमान लगाने से, जबकि उसका खंडन सब कर देता है। चारवाक का खंडन ही करने में बाकी दर्शन आगे बढ़ा है। चारवाक नहीं होता तो पता नहीं लोग क्या कर रहे होते। तो बेसिकली यहाँ ये होता है। और आखिरी जो है, जो ज्ञान है, वो सबसे मजेदार है, जिसपे पूरा अर्थशास्त्र का ज्ञान निर्भर करता। अर्थशास्त्र इसके बिना संभव नहीं था। ये ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, और उस ज्ञान का नाम है अनुपलब्धि, अभाव, ठीक है। अभाव का ज्ञान, ठीक है, या अनुपलब्धि भी कहते हैं इसको। हमको कुछ नहीं मिला। इसका ज्ञान हमको हमेशा रहता है, ठीक है। तो इस ज्ञान से कोई और अभाव का ज्ञानी है जो इकोनॉमी को जन्म देता है, ठीक है। इकोनॉमी इसके बिना कोई मतलब ही नहीं रखती, ठीक है। अगर सब चीज अनलिमिटेड होता, अगर हम अनलिमिटेड रुपया छाप करके सबको दे देते हैं, सबके पास 1-1 लाख रुपया होता है, सब अपना कर रहा, काहे का दुख, काहे का चिंता, काहे का फिक्र होता। लेकिन ऐसा होता नहीं। मृत्यु हमारा सच है, जो बहुत ही सुंदर सच है। मृत्यु से लोग डरते होंगे, मृत्यु बहुत डरावनी लगती होगी, लेकिन भाई मृत्यु बहुत, जीवन को अगर अर्थ देता है कोई तो वो मृत्यु देती है, वरना जीवन निरर्थक हो जाए। मृत्यु अगर नहीं होती, अगर मृत्यु नहीं होती शरीर की, और शरीर मतलब समय के साथ चलता, तो समय का असर उस पर होता ही नहीं। वो बड़ा नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता। तो समय जब तक रुकेगा नहीं, अगर और अब मृत्यु रुक गई, तो सोचो जीर्ण पीर्ण शरीर एकदम, अब शरीर काट दिया, गला इधर लेके हाथ में घूम रहे, कैसा होता, ठीक है। इनफिनाइट लाइफ, इमॉर्टलिटी इज नॉट इवन डिजायरेबल इन मॉर्टल बॉडीज, ठीक है। और जब कोई दुखी नहीं होता, जब कोई अभावी नहीं होता, तो हम करते क्या? वे कुछ भी करने का कोई कारण रहता, ना खाना खाने का कोई कारण रहता। नहीं खाएंगे तो क्या भूखे थोड़ी मर जाएंगे। खाना खाने का, सेक्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड,
जिससे सेक्स के बारे में कल हम लिखे थे, सेक्स इज द ट्रांसफर ऑफ सोल्स। तो कल एक बड़ा अच्छा डायग्राम बनाए थे रात में, अभी याद आया तो। लाइफ इकोनॉमिक्स कितना अच्छा से जीवन को समझाता है, ठीक है। पहले ट्राइड में फूड, सेक्स और डेंजर, ठीक है। खाना, संभोग और खतरा। अगले ट्राइड में आता है फूड से जुड़ा हुआ है तुम्हारा बॉडी, सेक्स से जुड़ा हुआ है सोल, डेंजर से जुड़ा हुआ है कॉन्शियसनेस। हमको बहुत जोर का सुसु लग गया है। थोड़ा सा रुक जाइए, बस थोड़ा सा आ रहा है, एक सेकंड।